सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, उस टॉपिक का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। और 2 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को पूरे बेहतरीन तरीके से समझेंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए आज हम लोग इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हाँ, पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं ये जो लिखा हुआ हूँ, इसका अगर आप PDF चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्टडी विद कौशल। वहाँ पर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज़ का PDF भी मिल जाएगा और सभी कोर्सेज़ का PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑल नोट्स आपको मिल जाएंगे, जितना भी चीज़ मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट यानी कि ऊष्मा। हीट किसे कहते हैं? देखिए, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है, जिसे सबसे पहले रमफोर्ड द्वारा डिटेक्ट किया गया था। एक साइंटिस्ट थे रमफोर्ड के द्वारा डिटेक्ट किया गया था सबसे पहले। अब देखिए, हीट होता क्या है? यह किसी वस्तु के गर्म होने, ठंडा होने का पता चलता है। इससे किसी भी वस्तु के गर्म होने तथा ठंडा होने का पता चलता है, यानी कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज़ डिटरमाइंड बाय हीट। आगे बात करें, देखिए 2 वस्तु है, समझिएगा, 2 वस्तु, एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है। गर्म वस्तु का मतलब है कि इसका तापमान ज़्यादा है और ठंडी वस्तु का मतलब इसका तापमान कम है। तो हीट क्या होता है? जिधर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ से कम तापमान की तरफ जाता है, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। यानी कि हीट वहीं फ्लो करता है जहाँ टेम्परेचर में अंतर हो, यानी कि जहाँ भी टेम्परेचर में आपको अंतर दिखेगा वहाँ पर हीट का फ्लो होगा। किधर से किधर होगा? गर्म वस्तु की से ठंडी वस्तु की तरफ। यानी कि आप समझिएगा, फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, T ज़्यादा, ठीक है, T मोर से T लेस। यही है, T मोर से T लेस, यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बात करें तो हीट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि है। क्योंकि देखिए, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी वो भी एक अदिश राशि है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह हीट भी एक एनर्जी का ही रूप है, हीट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी कि इसका केवल और केवल परिमाण है, इसकी कोई भी दिशा नहीं है। आगे बात करें हीट का, अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो जूल है, जूल। लेकिन इसका कुछ व्यावहारिक यूनिट भी होता है, जो कि जैसे कैलोरी इसका व्यावहारिक यूनिट है, या CGS यूनिट भी आप बोल सकते हैं। 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.186 जूल होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। और 1 जूल में आपका 0.2 कैलोरी होता है। और बात करें, अगर कैलोरी के बदले किलो कैलोरी लिख दें, किलो कैलोरी, तो 1000 से इसको गुना कर देंगे। 1 किलो कैलोरी तो 1000 कैलोरी हो जाएगा। और 1 कैलोरी जब इतना होता है तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4186 जूल। कभी कभी इसको 1 कैलोरी को हम लोग कैलकुलेशन के लिए 4.2 भी लिख देते हैं, 4.2 जूल ये भी लिख देते हैं। तो अगर 4.2 जूल लिखेंगे तो लगभग 4200 जूल भी इसको अप्रॉक्सीमेशन में लिख दिया जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट का बात करें, BTU, तो ये BTU भी एक यूनिट है हीट का। 1 BTU होता है 252 कैलोरी, ठीक है। और एक थर्म क्या होता है? एक थर्म होता है 10⁵ BTU, यानी कि 1 लाख BTU, 1 लाख BTU। अगर 1 लाख BTU का बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1 थर्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। यानी कि बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यह उसके टेम्परेचर से पता चलता है, तापमान से पता चलता है। और
टेम्परेचर जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, ठीक है। यानी कि इसमें भी केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एसआई यूनिट का बात करें तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। और अन्य यूनिट का बात करें तो इसमें सेल्सियस भी होता है, जिसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। याद रखिए, सेल्सियस नाम या सेंटीग्रेड नाम जो है वो एक साइंटिस्ट थे आंद्रे सेल्सियस, उनके नाम पर ये सेल्सियस या सेंटीग्रेड कहा जाता है, ठीक है। आप समझिएगा, देखिए टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी हम लोग ले लीजिए, उस बॉडी का एक आंतरिक तापमान होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, आंतरिक ऊर्जा। उस आंतरिक ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, समझिएगा। और वो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, समझिएगा, पदार्थ के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि औसत गतिज ऊर्जा उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अगर पदार्थ में जितने भी एटम्स हैं सभी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एवरेज निकाल दिया जाए, एवरेज, तो वो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वही औसत गतिज ऊर्जा जो है उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। यही आंतरिक ऊर्जा वस्तु का तापमान निर्धारित करती है। जितना उसमें आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा होगा वस्तु का तापमान भी ज़्यादा होगा। अब समझिएगा, अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का ज़्यादा है इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि उसको ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ के जो अणु हैं, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी या परमाणुओं के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनर्जी कम है और अणुओं की गति या काइनेटिक एनर्जी वो भी कम हो जाएगी। तो ये सब टेम्परेचर से ही पता चलता है। टेम्परेचर कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी पर। अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। आते हैं अगला, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि परम शून्य ताप क्या होता है। इस टेम्परेचर पर सभी पदार्थ की आणविक गति यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाती है। जितने भी पदार्थ होते हैं सबकी मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाती है, आणविक गति बंद हो जाती है। और परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, जीरो केल्विन को। जीरो केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई भी पदार्थ है अगर वो 0 केल्विन पर आ गया ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मोशन है, ठीक है, यानी कि अणुओं के बीच की जो गति है वो एकदम जीरो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि पदार्थ के बीच का जो, अब एक चीज़ और बोलता है कि अगर किसी को 0 केल्विन पर रख दिया जाए तो कोई भी मेटल जो है वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम पे, ठीक है। 0 केल्विन से ज़्यादा पर भी सुपर कंडक्टर हो सकता है। टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दिया जाए तो वो एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करने लगता है। आगे आते हैं, वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मापने के बहुत सारे पैमाने होते हैं, स्केल्स यानी कि पैमाने। तो देखिए 4 पैमाने हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है र्यूमर या रोमर भी कभी कभी बोलता है, ठीक है, और चौथा है केल्विन, ठीक है। अब समझिए, अगर पानी का बात करें, पानी का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में होता है। और इस दोनों के बीच का गैप कितना है 100। फ़ारेनहाइट स्केल का बात करें तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर स्केल का बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री र्यूमर और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो 80 डिग्री र्यूमर। केल्विन स्केल का बात करें तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो 373.15 केल्विन। यहाँ पर भी गैप अगर इस दोनों को माइनस करें तो गैप हो जाएगा 100 डिग्री। आप समझिएगा, यानी कि जो गैप है पानी के लिए हिमांक और क्वथनांक के बीच का जो गैप है ये 100, 180, 80 और 100, ये गैप डिसाइड करता है कि एक पैमाने का जो एक स्केल है वो दूसरे पैमाने के कितने स्केल के बराबर है। चलिए यहाँ पे काट देते हैं। अगर मान लीजिए इसको काटिएगा, ठीक है, 100 से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 1.8 डिग्री, ये हो जाएगा 0.8 डिग्री, ये हो जाएगा 1 केल्विन। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में 1 बढ़ाते हैं, 1 इंक्रीज करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो 1.8 बढ़ जाएगा। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में 1 बढ़ाते हैं तो वही अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो कितना बढ़ेगा 1.8 बढ़ेगा। वही र्यूमर स्केल में कितना बढ़ेगा 0.8 बढ़ेगा। वही आपका केल्विन स्केल में 1 केल्विन बढ़ेगा। यानी कि सेल्सियस और केल्विन का जो बढ़ना है वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर डिग्री सेल्सियस में हम लोग 4 बढ़ा दिए
4 बढ़ा दिए तो केल्विन में भी 4 ही बढ़ेगा, यानी कि डिफरेंस जो टेम्परेचर का होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में समान होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर की 8 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 277 से 281। यहाँ पर भी डिफरेंस है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी डिफरेंस है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक को अगर हम लोग सेल्सियस को अगर 1 बढ़ाते हैं तो हमारा केल्विन भी 1 ही बढ़ेगा, दोनों का डिफरेंस सेम है। लेकिन फ़ारेनहाइट और र्यूमर का आपको याद रखना है, 1 बढ़ाने पे ये 1.8 बढ़ता है, ये 0.8 बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। अब समझिए कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन पूछा था, यदि फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान 36 डिग्री बढ़ा दिया जाए, 36 डिग्री यहाँ समझिएगा, 36 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो सेल्सियस पर तापमान कितना बढ़ेगा, कितना होगा। अब समझिएगा कितना बढ़ेगा, ये होना चाहिए, कितना बढ़ेगा। आंसर यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, कितना बढ़ेगा। ऐसा क्यों लिखा रहा है। छोड़िए, नहीं लिखा रहा है, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। ये आपका हो गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आपका 36 बढ़ रहा है, तो ये 18 से कितना गुना है। देखिए 18 से कितना गुना है बताइए, 18 से 20 गुना है, 20। तो सबको 20 बढ़ा दीजिए, यानी कि सेल्सियस में भी ये कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, 20। ये 0.8 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बढ़ेगा, 16। और ये यहाँ पर भी 20 बढ़ाएंगे तो ये 20 बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लोग किसी भी स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल पर 36 बढ़ाएंगे तो हमारा सेल्सियस पूछ रहा था, सेल्सियस में 20 बढ़ेगा। अब 20 हमारा हो जाएगा आंसर, 20 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं, रोमर स्केल पर अगर हम लोग 32 बढ़ाते हैं, रोमर पर 32, देखिए रोमर पर 32 बढ़ाते हैं तो केल्विन पर कितना बढ़ेगा। ठीक है, केल्विन पर पूछ रहा है कि कितना बढ़ेगा। चलिए केल्विन पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए रोमर पर 32 बढ़ा, यानी कि समझिएगा रोमर होता है 0.8, कितना गुना हो गया, 40 गुना हो गया। सबको 40 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर आपको 40 हो जाएगा, यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1.8 में 40 करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72। आपका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन में पूछ रहा है तो 40 कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। तो यही इस टाइप का प्रश्न, एक स्केल में बढ़ाएं तो दूसरे स्केल में कितना बढ़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि किसी को फ़ारेनहाइट स्केल में 54 बढ़ाए हैं तो रोमर स्केल में कितना बढ़ेगा। रोमर स्केल में देखिए निकालते हैं। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में 54 बढ़ाएं, यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट में 54 बढ़ाएं तो कितना बढ़ा है, 1.8 से 30 गुना, 30 गुना, सबको 30 गुना कर दीजिए। यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, 0.8 में 30 करेंगे तो 24, और यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा बताइए, 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 30, सॉरी रोमर में पूछा 24 हमारा आंसर हो जाएगा। यही था हमारा आंसर। अगला है टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन समझिएगा, टेम्परेचर कन्वर्जन क्या है, एक टेम्परेचर जो स्केल है उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें हम लोग क्या किए थे, हम बताए थे हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 100। इसमें 32, 212, 0, 80, 273, 373। अब समझिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, सेल्सियस माइनस, यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हिमांक। क्या लिखेंगे, हिमांक। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों का अंतर हो जाएगा, क्वथनांक और ये फिर हिमांक। तो यहाँ समझिएगा सेल्सियस में 0 घटाए, फिर गैप, जो गैप है यहाँ एक्चुअली ये इन दोनों का गैप है, गैप। तो क्या हो जाएगा,
और फ़ारेनहाइट -32 बटा उसका गैप 212 -32, र्यूमर -0 बटा 80 -0, केल्विन -273 बटा 373 -273। ये कहाँ से आया? यहीं से आया। केल्विन -273 बटा इस दोनों का गैप 373 -273, यानी कि गैप तो हमेशा 100, 180, 80 और 100 ही आएगा। तो वही है यहाँ पे 100, 180 और 80 ही आया। ठीक है, तो इसको फिर काट दिए 20 से, 20 से 5 बार में, 20 से 5 बार में, 20 से 9 बार में, 20 से 4 बार में। तो हमारा क्या आएगा? सेल्सियस बट्टा 5, देखिए यहाँ पे सेल्सियस बट्टा 5 बराबर र्यूमर बट्टा 4 बराबर केल्विन -273 बट्टा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा 9। ज़्यादातर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछता है और इसका केल्विन का पूछता है, र्यूमर का बहुत कम ही पूछता है। तो केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होगा? देखिए 5 कट जाएगा तो बचेगा सेल्सियस बराबर केल्विन -273। तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। ये एक पहला हम लोग का इक्वेशन जो आपको याद रखना है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछता है तो सेल्सियस बराबर 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ये आपको बहुत पूछता है एग्जाम में, आगे समझिएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछेगा। यही क्वेश्चन लगा देंगे कि सेल्सियस बट्टा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा 9। फ़ारेनहाइट -32, ये 5 को नीचे ले आए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सेल्सियस में दे दिया 40, सेल्सियस में दे दिया 40, तो सी के बदले क्या लिख देंगे? 40। तो 40 बट्टा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा 9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 गुने 9 कितना हो जाएगा? 40 गुने 9 हो जाएगा, पहले काट दिए यहाँ पे 5 से 8 बार में, तो 9 × 72, 72 बराबर फ़ारेनहाइट -32, और ये 32 आगे चला जाएगा तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जिस तापमान को सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं वही फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला, किस तापमान पर सेल्सियस स्केल तथा फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होगा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पर बराबर होगा? तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अगर बराबर है तो दोनों को हम लोग x मान सकते हैं। सेल्सियस में भी x, और इसको सॉल्व कर दीजिए x का मान। तो क्या किए? सेल्सियस बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा 9, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें क्या किए? सेल्सियस को भी x मान लिए, फ़ारेनहाइट को भी x मान लिए, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर समान बोल रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x = 5x - 160। ठीक है, 5x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x = -40। तो यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल बराबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछता है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट स्केल का मान सेल्सियस स्केल के मान का दुगुना होगा? डबल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट वाला डबल होगा, फ़ारेनहाइट को 2x ले लेंगे और सेल्सियस को x ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x बटा 5 = 2x - 32 बटा 9। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x = 10x - 160। तो क्या जाएगा? 10x इधर आ जाएगा, या 9x को उधर ले जाइए तो हो जाएगा x बराबर 160 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा प्रश्न आ गया, आंसर आ गया 160 डिग्री। यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस पर अगर सेल्सियस का मान बताएं, सेल्सियस हो जाएगा 80। 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, या 180 डिग्री, ठीक समझे? नहीं, सेल्सियस 160 आएगा और फ़ारेनहाइट में 320 आएगा, समझे? फ़ारेनहाइट में 320 आएगा, ये है, क्योंकि x तो माने थे सेल्सियस को ना, तो x आ गया 160, यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट 320 आएगा। ये था हमारा आंसर। आगे आते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर को हम लोग पढ़ लेते हैं। तापमापी क्या होता है? तापमापी क्या होता है? मतलब अगर किसी भी चीज़ से हम लोग तापमान का मेज़र करते हैं, टेम्परेचर का माप करते हैं, तो वो क्या है? थर्मामीटर कहलाता है या तापमापी कहलाता है। थर्मामीटर को हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हैं, गैसियस थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करेंगे? शरीर का तापमान मेजर करना है तो क्या करेंगे? बहुत दूर की बॉडी, जैसे सेलेस्टियल बॉडी है, सन है, स्टार है, उसका टेम्परेचर मापेंगे तो क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों को यहाँ पर थर्मामीटर में इंक्लूड किया गया है। थर्मामीटर इसलिए ये टॉपिक बनाया गया है, आप समझिएगा। सबसे पहले होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल लिखा नहीं रहा है इसमें, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर, या इसी को पारंपरिक थर्मामीटर भी बोलते हैं। देखिए ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर मेजर करता है। और जो डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है, जो हम देखते हैं हमारे मुंह में डाल देता है डॉक्टर थर्मामीटर, या फिर हमारे काँख के में डाल देता है, वहाँ पर क्या होता है?
शरीर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको डाला जाता है। इसमें मरकरी यानी कि पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग ही क्यों किया जाता है। क्यों, देखिए, क्योंकि मरकरी का खासियत है वो शीशा में नहीं चिपकता है। जो थर्मामीटर का शीशा है ना उसमें नहीं चिपकेगा, और इसका उपयोग उष्मीय प्रसार यानी कि हीट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। मरकरी का अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो -39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी एक याद रखना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी बॉडी में तापमान देते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, और वॉल्यूम जितना एक्सपेंड करेगा वही उसका टेम्परेचर को मेज़र करेगा, मापेगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन से ही हम लोग तापमान को मेज़र करते हैं, याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे तो क्या बर्फ़ का माप पाएंगे, बर्फ़ का देखिए, बर्फ़ का मापने का अलग कंसेप्ट होता है। बर्फ़ में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया है। ठीक है, अब समझिए, आगे आते हैं। अल्कोहल का बात करें तो अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। निम्न ताप मापने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसमें बहुत कम टेम्परेचर मापना हो तो याद रखिएगा, इसको निम्न ताप को मेज़र करने के लिए हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मानव शरीर का टेम्परेचर का बात करें, जो यहाँ नापता है ये डॉक्टरी थर्मामीटर, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का तापमान, लेकिन अगर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारे शरीर का तापमान। और ये 98.6 जो है इसके बीच में आता है। हम लोग देखते हैं कभी कभी टेम्परेचर 104 हो जाता है शरीर का, 105 हो जाता है, बहुत हाई फीवर होता है, तो वो डॉक्टरी थर्मामीटर इसी रेंज में ही बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। द्रव तापमापी लिक्विड थर्मामीटर, ये 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। ठीक, अब देखिए, द्रव के बाद एक गैसीय तापमापी होता है। गैसीय तापमापी, वो इसको बाद में बताएंगे। गैसीय तापमापी क्या होता है, उच्च ताप मापने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर गैस तापमापी में अगर हम लोग हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं तो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर मेजर करेगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं ये 1500 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर मेजर करेगा। आप समझिएगा, यहाँ पर तापमान कम है, बहुत कम। द्रव तापमापी जो है बहुत कम मेजर करता है, और गैस तापमापी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक मेजर कर लेता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो भी हमारा थर्मामीटर है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। जितना एक्सपेंड करेगा वो उतना दूर तक तापमान माप सकता है। तो चूँकि लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता है गैस की तुलना में, गैस को गर्म कीजिएगा ज़्यादा फैलेगा, तो गैस इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, उसको फैलने की क्षमता ज़्यादा है, समझिएगा। ठीक है, इसीलिए गैसियस टेम्परेचर से हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी है, गैस थर्मामीटर जो है वो लिक्विड थर्मामीटर की अपेक्षा अधिक सेंसिटिव होता है, क्योंकि गैस अपनी अवस्था इजीली चेंज नहीं करता, ज़्यादा सेंसिटिव है। लिक्विड का बात करें, लिक्विड को अगर बहुत ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, गैस में बदल जाएगा, तो वो अवस्था परिवर्तित कर लेता है, इसीलिए वो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही मापता है, वो सेंसिटिव ज़्यादा होता है और कम सेंसिटिव होता है। जबकि गैस थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो जल्दी अपना स्टेट जो है वो चेंज नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, ये प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, ये क्या होता है, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। यानी कि अगर -200 यानी कि वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान से वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि दोनों प्लैटिनम रेसिस्टेंट टेम्परेचर जो है ये आपको बहुत कम तापमान भी मेजर करेगा और बहुत ज़्यादा तापमान भी मेजर करेगा, वेरी लो से वेरी हाई। आगे बात करते हैं, ताप वैद्युत उत्तापमापी क्या होता है, ये 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर मेजर करना है। इसका उपयोग बहुत उच्च तापमान को मेजर करने के लिए किया जाता है। बहुत ज़्यादा तापमान अगर आपको मेजर करना है तो ताप विद्युत उत्तापमापी इसका यूज करते हैं। टोटल रेडिएशन थर्मामीटर यानी कि पूर्ण विकिरण तापमापी, ये क्या करता है, ये दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापा जाता है, जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, इसका तापमान ये मापता है। और याद रखिएगा, सूर्य का तापमान या तारे का तापमान, अगर स्टार्स का टेम्परेचर का बात करें या सूर्य का टेम्परेचर, तो वो उसके टेम्परेचर के कारण ही उसका रंग डिसाइड होता है, कलर डिसाइड होता है। जो उसका कलर होगा वो उसका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे आप क्वेश्चन पूछा था
कि लाल तारा और बैगनी तारा में किसका तापमान ज़्यादा होगा, किसका तापमान ज़्यादा होगा, लाल तारा। तो देखिए कलर लाल है और कलर आपका बैगनी है, क्या ये तापमान को मेज़र करने के लिए कैसे सक्षम है, तो हम आपको बताते हैं। इसी में एक आता है आपका स्टीफन लॉ, स्टीफन का नियम, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, यानी कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी वो टेम्परेचर का 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक है, सिग्मा, इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 5.67 × 10⁸ वाट बटा मीटर स्क्वायर केल्विन। ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है, आप समझिए। अगर हम लोग बात करें स्टीफन कांस्टेंट है ना, स्टीफन कांस्टेंट, तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स थ्योरम के हिसाब से लिखते हैं E = hc/λ। ये प्लैंक्स थ्योरम बोलता है। तो E के बदले हम लोग क्या लिख दिए, hc/λ इक्वल टू और सिग्मा T⁴, सिग्मा T⁴। यानी कि अब देखिए अगर लेमडा को लिखें तो ये T⁴ के उल्टा है, यानी कि इधर साइड लेमडा है तो उधर साइड 1/T⁴ होगा। यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो लेमडा के उल्टा व्युत्क्रमानुपाती है, वो भी चौथा पावर को अगर भूल भी जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उल्टा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि विब ग्योर अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा और राइट से लेफ्ट आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। हम लोग को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, अभी लेमडा से मतलब है। तो सबसे ज़्यादा लेमडा होता है रेड का, सबसे कम लेमडा होता है वायोलेट का, यानी कि लेमडा रेड इज़ ग्रेटर देन लेमडा वायोलेट। लेकिन लेमडा के उल्टा है आपका टेम्परेचर, यानी कि वेवलेंथ के उल्टा है, तो वायोलेट का लेमडा कम है तो टेम्परेचर रेड से ज़्यादा वायोलेट का होगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है। इसीलिए लाल तारा और बैगनी तारा में किसका तापमान ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी, बैगनी का तापमान ज़्यादा होगा, आंसर हमारा हो जाएगा बैगनी। बैगनी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप देखिएगा, कंफ्यूज करते थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं करिएगा इस स्टीफन के नियम के अनुसार। आगे आते हैं, क्रायोजेनिक तापमान क्या दर्शाता है। क्रायोजेनिक दर्शाता है बहुत कम तापमान को, और ये यूज़ होता है रॉकेट में, रॉकेट में ये कंसेप्ट यूज होता है। धरती से प्राप्त हीट जो है वो क्या कहलाती है, जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य से लगभग 5.4 डिग्री से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मानव जो है वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया है, और इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, मैक्सिमम चांसेज होती है व्यक्ति की मौत हो जाने की। जब देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में बहुत लोग जो सिपाही वगैरह होते हैं हमारे, अगर उनके जूते में घुस जाता है बर्फ़ वगैरह तो उनको पैर कटवाना पड़ जाता है, पैर कटवाना ही पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ शरीर का तापमान कम होने लगता है धीरे धीरे। 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर कम हो गया तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, देखिएगा। इसीलिए ज़्यादा टेम्परेचर शरीर में ना लगने के लिए वो लोग अपना सुरक्षा वहाँ पर करते हैं अच्छे से। अब देखिएगा कुछ 3 इफ़ेक्ट है, 3 प्रभाव है टेम्परेचर के कारण, जो एग्ज़ाम में इतना पूछा जाता है कि 99% लोग इसको गलती करके आते हैं। अब समझिएगा ये मैंने आपके सिलेबस में क्यों डाला, क्योंकि एक बार मैं टेक्स्ट बुक का सेट लगा रहा था तो मैं थॉमसन इफ़ेक्ट में और पेल्टियर इफ़ेक्ट में कन्फ्यूज़न कर गया। फिर आता है आपका सीबेक इफ़ेक्ट, तो मैं सीबेक इफ़ेक्ट में भी कन्फ्यूज़ कर गया। तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है, थोड़ा डिफरेंस है, देखिएगा, इसीलिए मैंने इसको डाला। अगर ये एग्ज़ाम में आपसे पूछता है, मैं बता रहा हूँ 99% बच्चा गलत करके आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सीबेक इफ़ेक्ट क्या होता है, सीबेक प्रभाव क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 अलग अलग धातु लेना है, एक हम लोग ले लिए कॉपर, एक हम लोग ले लिए आयरन, दोनों अलग है। ये वायर यहाँ से यहाँ तक वायर है, कॉपर वायर, ये आयरन का वायर ले लिए, दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, दोनों का जो 2 सिरा था उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए, और एक सिरा का टेम्परेचर बढ़ा दिए, हॉट कर दिए, टेम्परेचर यहाँ पे गर्म कर दिए, और एक हम लोग ठंडा कर दिए, कोल्ड कर दिए, T2। तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो हॉट होगा, जो कम टेम्परेचर है वो कोल्ड होगा। और इसको एक तार यहाँ से खींच दिए, और इस दोनों तार को अगर हम लोग चेक किए मीटर से तो यहाँ पर वोल्टेज बताया, यानी कि यहाँ पर EMF जो है वो उत्पन्न हो गया। यही इफ़ेक्ट बोलता है सीबेक इफ़ेक्ट। और याद रखिएगा इसी इफ़ेक्ट पर हमारा कौन सा काम करता है,
थर्मोकपल जो है हमारा सीबेक इफेक्ट पर ही काम करता है। सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है? दो असमान धातु यानी कि एक कॉपर एक आयरन, अलग और भी कुछ ले सकते हैं, दो असमान धातु के बीच तापमान का अंतर अगर होता है, तापमान का अंतर यानी कि दोनों सिरा में अगर टेम्परेचर का हम लोग अंतर पैदा कर दें तो उसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को बोलते हैं सीबेक प्रभाव। और इसी सिद्धांत पर क्या काम करता है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। हम लोग दो कॉपर वायर है और आयरन वायर है, इसमें ईएमएफ दे दिए। देखिए यहाँ पर है, ये आपका है कॉपर वायर, ये है आपका आयरन वायर, बीच में काट के हम लोग बैटरी लगा दिए। मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा दिए, ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिए, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली दोनों तरफ का टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। एक अपने आप हॉट होने लगेगा, एक अपने आप कोल्ड होने लगेगा। ये पेल्टियर का प्रभाव बोलता है। ये बोलता है दो असमान धातुओं के बीच अगर ईएमएफ डालेंगे, इसमें क्या होगा? इसमें टेम्परेचर ज़्यादा और कम किए थे तो ईएमएफ उत्पन्न हो गया था। यहाँ उल्टा किए, यहाँ पर ईएमएफ डाले तो टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया। यानी कि ये जस्ट सीबेक इफेक्ट का उल्टा है, अपोजिट है। सीबेक प्रभाव का अपोजिट है ये पेल्टियर प्रभाव। बस यही समझना है, पेल्टियर प्रभाव जो है सीबेक का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ अगर ईएमएफ डालेंगे तो दोनों जॉइंट्स के बीच में तापांतर, टेम्परेचर का डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। ये बोलता है पेल्टियर इफेक्ट। तीसरा क्या है? थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट समझिएगा क्या है। थॉमसन इफेक्ट भी आपको एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसमें दो वायर को यूज नहीं, जैसे इसमें दो असमान धातु का यूज करते थे, जैसे यहाँ पर दो हम लोग असमान धातु का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर एक अकेली धातु का यूज करेंगे, एक ही धातु यूज होगा। जैसे मान यहाँ पर कुछ भी धातु हम लोग ले लिए, कोई भी धातु ले लिए, तो क्या होगा? इसमें इसका एक सिरा को गर्म कर देंगे, हीट कर देते हैं। तो जिस पार्ट को हीट करेंगे उधर साइड ही हीट जो है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगा। यानी कि जिस पार्ट को हीट किए उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिधर हीट नहीं किए उधर टेम्परेचर कम होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जो है आपका ट्रांसफ़र होने लगेगा, ठीक है। अब समझिएगा, कुछ धातुएँ क्या करती हैं? बाहर से हीट को एब्जॉर्व करने लगती है, ठीक है। वो हीट अगर एब्जॉर्व करेगी बाहर से तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है। तो ऐसी धातुएं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव थॉम्सन। और ये कौन कौन से धातु? जैसे क्वाइन मेटल, ग्रुप 11 के जो एलिमेंट हैं उसको क्वाइन मेटल बोलते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये क्या करती है? पॉजिटिव थॉम्सन इफेक्ट को शो करती है। यानी कि जिस तरफ से हीट कर रहे हैं तो हीट एनर्जी जिधर जाएगी करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी कि एक अकेली धातु के दो भागों के मध्य ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है यदि दोनों भाग में भिन्न भिन्न तापमान हो। यानी कि जिसको हीट कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे भाग में कम है, तो वहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर डायरेक्शन हीट के अपोजिट है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव थॉम्सन। और ये कौन कौन सा धातु शो करता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन अगर नेगेटिव थॉम्सन क्या हुआ कि मान लीजिए इस सिरा को हीट किए तो ये T1 ज़्यादा होगा T2 से, हीट का फ्लो इधर हो रहा है। लेकिन अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, यहाँ पर हीट क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। यानी कि ये जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट को हीट दे रही है, इसको बोलते हैं नेगेटिव थॉम्सन। यहाँ पर भी आपका ईएमएफ डेवलप हुआ क्योंकि करंट जो है आपका इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी आपका ईएमएफ डेवलप हुआ। लेकिन ये किस में शो करता है? आयरन में आपका यही नेगेटिव थॉम्सन शो करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव थॉम्सन को शो करता है, कौन कौन सा एलिमेंट नेगेटिव थॉम्सन को शो करता है। ये थॉम्सन इफेक्ट है कि अगर एक ही वायर है, यहाँ पर दो वायर था सीबेक और पेल्टियर में, लेकिन थॉम्सन में क्या था? एक ही वायर था, उसका एक सिरा गर्म कर दिए, एक सिरा ठंडा कर दिए, तो क्या हुआ? उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो गया। यानी कि वो या तो इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट रिलीज करेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो जो करंट उत्पन्न होगा वो हीट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको पॉजिटिव थॉम्सन बोलेंगे। और अगर वो हीट रिलीज किया इन्वायरमेंट में तो हीट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, इसको नेगेटिव थॉम्सन बोलेंगे। और ये होता है आयरन में। बस इतना कंसेप्ट आपको समझना है। तो ये 3 इफेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। आगे बात करते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सीबेक इफेक्ट पर काम करता है, ये सीबेक इफेक्ट पर। यानी कि दो को अलग अलग धातु देंगे, एक को आप गर्म कर दीजिए, एक को ठंडा कर दीजिए, तो वहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। वो ईएमएफ आपको थर्मोकपल उसी सिद्धांत पर काम करता है। अब समझिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाता है जिससे एक्सपेंशन होता है। मतलब ये समझिएगा
ये थर्मल एक्सपेंशन का यूज है। अगर मान लीजिए कोई आयरन है, लोहा आयरन है, ठीक है, इसको अगर आप गर्म करते हैं तो ये थोड़ा सा फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। इसी क्यों वॉल्यूम बढ़ता है? क्योंकि जो उसमें आयरन है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करता है, फैलता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाता है और यही इसलिए वो प्रसार जो है उसमें ज़्यादा है। देखिए 2 मॉलिक्यूल है, उसके बीच में अगर गैप था 1 नैनोमीटर, अब क्या होगा, मान लीजिए 1.2 नैनोमीटर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये 1 से 1.2 हो गया 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो गैस जो है वो एक्सपेंड कर गया। यही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाता है, जिससे हम लोग प्रसार बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। वही टेम्परेचर कम करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं। टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप जो है वो कम हो जाता है, गैप कम हो जाता है, जिससे उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है। और इसी सिद्धांत पर अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्या है, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। यानी कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो ऐसा हो सकता है उसकी विमाएँ चेंज हो जाएं। विमाएँ यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई में अगर चेंज होता है तो इसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन वर्ड हम लोग पढ़े हैं, अगर लंबाई में चेंज होता है तो लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। क्षेत्रफल में अगर बढ़ा तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और आयतन में बढ़ा तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये कंसेप्ट यूज होता है, ये 11th के बुक में आपको मिलेगा। अब देखिए लीनियर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार क्या होता है, जब लंबाई में प्रसार हो। अगर मान लीजिए कि किसी का लंबाई L है, लंबाई L है, इसको टेम्परेचर से गर्म किए, इसका लंबाई क्या हो गया, L से बढ़कर कुछ डेल्टा L हो गया, डेल्टा L, यानी कि पहले जो लंबाई L था उससे डेल्टा L बढ़ गया। तो ये डेल्टा L होता क्या है, ये डेल्टा L बराबर अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा L0 डेल्टा टी, यानी कि L0 शुरू में लंबाई था L0, अब बढ़ के कितना हो गया, L0 प्लस डेल्टा टी, यानी कि ये L0 जो इनिशियल लंबाई था उस पर डिपेंड करता है। तो ये इनिशियल लंबाई और ये लंबाई में वृद्धि उसमें, और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर मान लीजिए 20 से 30 की है तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, नहीं भी पूछता एग्जाम में, से कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल लंबाई क्या होगा, L इक्वल टू L0, स्टार्टिंग का लंबाई प्लस डेल्टा L। तो L0 था ही और डेल्टा L के बदले ये हम लोग निकाल चुके हैं अल्फ़ा L डेल्टा टी। तो यहाँ पे L0 जो है दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और ये क्या है, L है आपका अंतिम लंबाई और L0 था इसका प्रारंभिक लंबाई, और टेम्परेचर बढ़ाएं कितना, डेल्टा टी। यानी कि ये कहीं ना कहीं लीनियर एक्सपेंशन जो है वो प्रारंभिक लंबाई पर डिपेंड करता है। और 1 प्लस अल्फ़ा टी देता है। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि जो लीनियर एक्सपेंस हो रहा है उसका कोफिशिएंट होता है ये अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि अगर उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, तो जब एरिया में प्रसार हो, क्षेत्रफल में प्रसार हो, तो उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। फिर वहाँ पर यही है, जैसे यहाँ पर लंबाई के लिए लिखेंगे डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा L0 डेल्टा टी, यहाँ पर एरिया के लिए हो जाएगा L की जगह A हो जाएगा, यहाँ पर A0 हो जाएगा, और अल्फ़ा की जगह बीटा हो जाएगा। बस इतनी चीज़ है, यानी कि डेल्टा A इक्वल टू बीटा A0 डेल्टा टी, बीटा A0 डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए फाइनल जो एरिया लिखेंगे वो A0 में ये डेल्टा A जोड़ेंगे, यानी कि डेल्टा A की जगह बीटा A0 डेल्टा टी। तो फिर यहाँ पे A0 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और ये अंतिम क्षेत्रफल है आपका, और ये A0 क्या था, प्रारंभिक क्षेत्रफल, स्टार्टिंग में जो एरिया था। उसी तरह वॉल्यूम के लिए क्यूबिकल एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम यानी कि आयतन में प्रसार हो, फिर वहाँ पे क्या हो, डेल्टा V इक्वल टू गामा V0 डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V0 प्लस गामा प्लस ये जो आपका डेल्टा V है, ये फाइनल आपका वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम था। फिर वही चीज़ आपका लिख देंगे, उसके बाद समझिएगा बीटा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। गामा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जो है, तीनों का यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट क्या होगा, यूनिट निकालते मान लेते हैं गामा का यूनिट निकालते हैं, क्या होगा, गामा होगा डेल्टा V बटा V0 डेल्टा टी। देखिए V और V0 का यूनिट तो कट जाएगा, और T का यूनिट सेल्सियस, तो 1 बटा डिग्री सेल्सियस, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तीनों का, अल्फ़ा का भी, बीटा का भी, गामा का भी। देखिए बीटा में आपका A और A कट जाएगा तो टेम्परेचर उधर जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। इसमें L और L क्या, L और L कट जाएगा, फिर वही है। अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है। यानी कि तीनों को विमा डायमेंशन का बात करें तो अगर 1 बटा टी है तो इसका डायमेंशन थीटा के ऊपर -1, थीटा के ऊपर -1 लिखते हैं। अब समझिएगा, अगर सब्सटेंस एक ही है, मान लीजिए आयरन है, आयरन का हो सकता है लंबाई में अलग चेंज हो, क्षेत्रफल में अलग चेंज हो, और
आपका वॉल्यूम अलग चेंज हो। अगर एक ही टाइप का मटेरियल का बात करें, एक ही पदार्थ का बात करें, उसके लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा का अनुपात कितना होता है? 1:2:3। ये भी आपका एग्जाम में पूछा, एनटीपीसी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है कि लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसके लिए जो कोफिशिएंट यूज होता है उसका रेशियो कितना होता है? 1:2:3 होता है। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी था। अब समझते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका। दो रेल की पटरियों के खंडों के बीच थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है क्योंकि ताप में परिवर्तन से रेल पटरियों के स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, दो पटरी के बीच में गैप क्यों छोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए ये है आपका पटरी, देखिएगा यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। गैप क्यों होता है ये बताइए? क्योंकि जब गर्मी के मौसम में ये फैलेगा तो एक दूसरे में सट जाएगा। तो अगर मान लीजिए गैप नहीं छोड़ा जाता तो क्या होता? रेल टूट जाती, बीच से रेल टूट जाती, रेल गर्म होकर टूट जाती। इसीलिए यहाँ पर बीच बीच में रेल में गैप दे दिया जाता है। अगर बढ़ेगा तो यहीं पर बढ़ेगा, बढ़ने के लिए इसको जगह छोड़ दिया था। नहीं छोड़ेगा तो रेल के टूटने से दुर्घटना होने की संभावना है। ये है आपका ग्लूट जॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूट जॉइंट। जो रेलवे में है वो इसको अच्छे से समझते होंगे, जैसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होंगे या सिग्नल डिपार्टमेंट में होंगे वो इसको समझते होंगे। ग्लूट जॉइंट के एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, और इसमें लगभग आपका 4 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास इसमें करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, ये पॉजिटिव रेल, ये नेगेटिव रेल एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर ग्लूट जॉइंट यानी कि इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। ठंडा के मौसम में क्या होता है? ये पीछे इसमें गैप बढ़ जाता है, ठंडा में इसमें गैप बढ़ जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रेल उधर खिंचाएगा, ये रेल इधर खिंचाएगा, तो इसमें क्या होता है? इसमें गैप बढ़ जाता है। ये गैप बढ़ने की वजह से ये ग्लूट जॉइंट कभी कभी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण स्टेशन मास्टर को सिग्नल वहाँ पर मिलने में दिक्कत होता है। ठीक है, ग्लूट जॉइंट जनरली ठंडा के मौसम में ख़राब होता है। और ये जो है आपका गैप, ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है गर्मी के मौसम में अगर ये फैले तो आगे चला जाए। ज़्यादा भी इसमें गैप नहीं दिया जाता क्योंकि ठंडा के मौसम में फिर ये छोटा होगा तो यानी कि इसका गैप बढ़ेगा तो दुर्घटना फिर होने का संभावना, इसलिए गैप इसमें ज़्यादा नहीं दिया जाता, थोड़ा सा ही गैप दिया जाता है कि गर्मी में जो बढ़े तो उसको मैनेज कर लिया जाए। तो यानी कि रेल की पटरियों के खंडों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है क्योंकि ताप में परिवर्तन से रेल पटरियों के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को रोकने के लिए ये किया जाता है। अगला समझिएगा, लंबी दूरी वाले द्रववाहक पाइप, जो लिक्विड को फ्लो करता है पाइप, उसके बीच में लूप लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर ये लूप है, ये लूप आपको दिख रहा है, ये जो लूप दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है? ये जो आपको लोहा का पाइप है, मेटल का पाइप है, इसमें अगर प्रसार एक्सपेंशन होगा तो लूप के बीच में गैप है, ये फैलेगा, लूप के बीच में फैलेगा दोनों तरफ से। ठीक है, अगर ये पूरा पाइप दे देता तो पाइप फटने का संभावना था, लेकिन वैसा नहीं करता है, इसमें लूप दे दिया जाता है। लूप में क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों पाइप अलग हो जाएगा, पाइप अलग होने का संभावना। ये समझिए, एक तब इतने यहाँ से यहाँ तक ड्राम हो गया, बीच में लूप है यानी कि इस लूप में आपका फैल भी सकता है कोई बॉडी, उसको फैलने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। पेंडुलम क्लॉक का बात करते हैं। T = 2π√L/g, यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L के होता है, यानी कि लंबाई के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, गर्मी के दिन में क्या होगा? गर्मी के दिन में उल्टा लिख दिया जी, देखिए हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पर आपको गर्मी होगा, यहाँ पर आपको ठंडी होगा, यानी कि गर्मी के मौसम में लंबाई बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ने से आपका टाइम पीरियड भी आपका बढ़ जाएगा। पेंडुलम क्लॉक का लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, यानी कि क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने से क्लॉक स्लो क्यों हो गया? मान लीजिए 2 घंटा अगर टाइम था, अब इसका 2.5 घंटा हो गया, मान लीजिए बढ़ गया। 2 मिनट टाइम था तो 2.1 मिनट टाइम हो गया, यानी कि टाइम बढ़ गया, घड़ी स्लो हो गया। ठंडा के मौसम में लंबाई कम हो जाएगा, यानी कि टाइम घट जाएगा, यानी कि क्लॉक जो है वो फास्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ऐसा क्या हम लोग चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में टाइम ज़्यादा बताए, स्लो हो जाए, टाइम कम बताए, और ठंडा के मौसम में टाइम जल्दी फास्ट पार हो जाए? 10 बजे आपको 11 बजे बता देगा, तो ये तो दिक्कत ना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि टाइम गलत बताए, तो पेंडुलम क्लॉक जो होता है वो टाइम गलत ना बताए, इसलिए क्या करते हैं, उसका जो मटेरियल है उसको एक स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं जिसको बोलते हैं इनवार। आयरन और निकेल का मिश्र धातु है, यानी कि इस घड़ी में लंबाई परिवर्तन को रोकने के लिए इस घड़ी की सुई को इनवार नामक एक मिश्र धातु से बनाया जाता है। और ये इनवार क्या होता है? आयरन और निकेल का मिक्सचर होता है। कभी कभी इसको कॉन्स्टेंटीन भी बोल देते हैं,
कॉन्स्टेंटीन के मटेरियल से भी बनाया जाता है पेंडुलम क्लॉक को, लेकिन इन बार ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। आगे देखिएगा, मग एवं ग्लास बनाने में साधारण कांच के स्थान पर पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पायरेक्स कांच का उसमें प्रसार कम होता है। उसमें प्रसार कम होने का मतलब समझिएगा, ये जो पायरेक्स कांच होगा, अगर मान लीजिए कि हम लोग ग्लास को अगर हम लोग गर्म किए तो ये कांच का प्रसार ज़्यादा होता है, टूट जाएगा, और उसमें प्रसार अगर कम होगा तो टूटेगा ही नहीं। इसीलिए जो हम लोग लेबोरेटरीज में या मग या ग्लास बनाने के लिए हम लोग पायरेक्स कांच का यूज करते हैं। बिजली के खंभों के तार अपेक्षाकृत ढीले कसे जाते हैं। देखिए ये जो बिजली का खंभा है, तार आपको लूज है। क्यों लूज है? तो गर्मी में दिक्कत नहीं हो, गर्मी में इसका लंबाई बढ़ेगा तो और लूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठंडा के मौसम में जब लंबाई घटेगा ये तार टाइट हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है, और टाइट होने की वजह से ये टूट भी सकता है, और टूट के गिरेगा तो किसी आदमी को करंट लगेगा। इसीलिए क्या करता है, बिजली के खंभों के तार को अपेक्षाकृत ढीला कसा जाता है, ठंड में टूटने की संभावना को रोकने के लिए। यही है। आगे, लकड़ी के पहिए पर धातु की पट्टी चढ़ाने से पहले धातु को गर्म किया जाता है। मान लीजिए ये पहिया है, ठीक है। पहिया के ऊपर हम लोग को मेटल लगाना है, होता है मेटल लगाना है, धातु का पहिया लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये तभी अच्छे से लगेगा ना जब हम लोग वो जो मेटल वाला है उसको गर्म करने पे ये फैलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डाल दिए, अब ये सिकुड़ेगा तो अच्छे से फिट हो जाएगा, जब ये ठंडा होगा तो अच्छे से फिट हो जाएगा। यही है आपका छठा नंबर। सभी धातुओं में रेखीय प्रसार का क्रम क्या होता है? सबसे ज़्यादा देखिए एल्युमिनियम का होगा, एल्युमिनियम का आपको लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, उसके बाद कांसा, फिर आयरन। पदार्थ की अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रसार का क्रम देखिएगा। पदार्थ की अवस्था का बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रसार होगा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। यही रीज़न है कि गैस का जो थर्मामीटर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड से। लिक्विड ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। हाइड्रोजन है तो 500 डिग्री सेल्सियस तक, और नाइट्रोजन है तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है गैस थर्मामीटर। लिक्विड में क्या है, वो 350 डिग्री सेल्सियस तक ही मापेगा, उससे ज़्यादा नहीं मापेगा। और गैस जो है लिक्विड से ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए भी होता है क्योंकि गैस जो है वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करता है, कम करता है। लिक्विड जो है तुरंत अपना अवस्था परिवर्तन करने के लिए सक्षम होता है। गर्म शीशे के ग्लास पर पानी डालने से वह टूट जाता है। जैसे आप कोई मान लीजिए लैंप का ही शीशा ले लीजिए ना, हम लोग पढ़ते रहते लैंप में पढ़ते रहते थे, गलती से कोई पानी छींट दिया ना लैंप का शीशा में तो लैंप का शीशा फूट जाता था, मम्मी आके डांटने लगती थी। लेकिन उसका रीज़न है, जब वो शीशा गर्म रहता है, जब लैंप हम लोग जला रहे हैं शीशा गर्म रहता है तो वो सब इसका मॉलिक्यूल्स फैला हुआ रहता है, लेकिन जैसे पानी डालते हैं तो अचानक से वो सिकुड़ता है, अचानक से सिकुड़ने में ही फूट जाता है। जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जब गर्म रहता है उसमें पानी फेंके वो टूट जाएगा, रीज़न वही है, सिकुड़ जाता है अचानक से। अचानक प्रसार कम होने के कारण वो टूट जाता है। इसीलिए हम लोग पायरेक्स ग्लास को यूज करते हैं, पायरेक्स ग्लास को बहुत जगह, लेबोरेटरी वगैरह में, लैब में देखिए, लैब में क्या होगा, कोई भी मटेरियल है उसको टेस्ट ट्यूब ग्लास में अगर डालेंगे, टेस्ट ट्यूब ग्लास में, तो वो उसको फिर बंसन बर्नर पे गर्म किया जाता है, बर्नर पे गर्म किया जाता है। आप समझिएगा, जिस बर्नर पे हम लोग गर्म कर रहे हैं वो, और ये लेबोरेटरी, अगर मान लीजिए आप इस लेबोरेटरी में यहाँ पे H2SO4 को गर्म कर रहे हैं और ये उसी समय ये ग्लास फूट जाए तो आपका आँखें में पड़ेगा, आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको एक जो लेबोरेटरी का मटेरियल है इसको पायरेक्स कांच से ग्लास से बनाएगा। इससे क्या होगा कि अगर फूटने नहीं देगा, क्योंकि पायरेक्स ग्लास का एक्सपेंशन बहुत कम होता है, उसमें प्रसार कम होता है, इसीलिए पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, धातु की चादर में असमान व्यास दोनों का, देखिए ये धातु का चादर है, इसमें 2 को छेदा कर दिए तो क्या होगा। अब इस चादर को गर्म किए, देखिए पहला वाला जो छेदा है, देखिए यहाँ पे पहला वाला जो छेदा है, मान लीजिए ये वाला छेदा, क्या इसका लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा इसका गर्म करने पे? तो यह देखिएगा, धातु की चादर में असमान व्यास D1 D2 का 2 छेद बनाया जाता है। यदि चादर को गर्म किया जाता है तो दोनों छेद का आकार बड़ा होगा, यानी कि D1 D2 दोनों बढ़ जाएगा। हम IIT में क्या गलती किए थे, IEEE में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे क्या किए थे, इसको बोल दिए थे अगर इस चादर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये छेदा जो है वो छोटा होगा, क्योंकि हम सोचे थे कि इसका ये इतना दूर का एक्सपेंशन अगर होगा तो ये छेदा को अपनी अंदर की ओर ढकेलेगा तो ये छोटा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन यहाँ पर भी तो होगा, हर तरफ एक्सपेंशन होगा तो ये छेदा बड़ा हो जाएगा, ये चादर भी बड़ा होगा और ये छेदा भी बड़ा होगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था एग्जाम में, हम गलती कर दिए थे। तो यहाँ देखिए, यदि चादर को गर्म किया जाता है तो छिद्र का आकार बड़ा हो जाएगा, यानी कि D1 और D2 ये दोनों बड़ा हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बिहेवियर को हम लोग समझते हैं। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो है अपना नेचुरल प्रवृत्ति से
थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाता है। जैसे सभी चीज़ों को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा सभी चीज़ों का, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, एक्सपेंड करता है। लेकिन पानी जो है उसका जस्ट उल्टा है। वाटर वो 0 से 4, देखिए इसका ग्राफ से समझिए, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो इसका वॉल्यूम घटेगा और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा। उसी तरह डेंसिटी का बात करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी बढ़ता है और 4 के बाद घटता है। यानी कि 0 से 4 पे वॉल्यूम घटेगा, 4 से ज़्यादा होने पर वॉल्यूम बढ़ता है। और डेंसिटी 0 से 4 होने पर डेंसिटी बढ़ता है और 4 से ज़्यादा होने पर डेंसिटी घटता है। यानी कि पानी का अगर बात करें तो वॉल्यूम सबसे कम कहाँ पर होता है? सबसे नीचे आता है यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम वॉल्यूम रहता है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं 0 पर बात करें तो डेंसिटी कम होता है। इसीलिए बर्फ़ का डेंसिटी जो है वो पानी से कम होता है। ऐसे जनरली किसी भी चीज़ का बात करें, सॉलिड का डेंसिटी सॉलिड ज़्यादा होता है लिक्विड से, लेकिन बर्फ़ जो है एक ऐसा सॉलिड है उसी का रूप है पानी, जो अपने लिक्विड रूप से उसका डेंसिटी कम होता है। जहाँ सभी पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, वहीं बर्फ़ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उल्टा होता है। या बर्फ़ या पानी बोलिए, ठीक है। आयतन का बात करें, वॉल्यूम का बात करें तो बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है पानी से, लेकिन घनत्व का बात करें, घनत्व बर्फ़ का पानी से कम होता है। यही कंसेप्ट है कि जैसे आप फ्रिज में मान लीजिए किसी बोतल में पानी भर के डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ ढक्कन है, तो पानी जो है ढक्कन के ऊपर तक चढ़ जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है कि पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यही है, बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यही कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। बर्फ़ का डेंसिटी का बात करें अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। वही अगर बर्फ़ का बात करें तो 1 ग्राम नहीं होता, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ा सा कम होता है। बर्फ़ का डेंसिटी जो है वो पानी से थोड़ा कम होता है। कितना होता है? यहाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यही रीज़न है कि इसको जब रेशियो निकालेंगे बर्फ़ और पानी का तो 9/10 होता है। यानी कि यही कारण है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है, जिसका डेंसिटी कम होगा वो अपने लिक्विड पार्ट पर तैरेगा, है। तो जैसे अब देखिए 1/9 है इसका अंतर, यानी कि 1 पार्ट जो है वो बाहर रहेगा, 9 पार्ट अंदर रहेगा। 1 पार्ट बाहर, 9 पार्ट अंदर। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं टोटल 1 और 9 कितना हो गया? 10 हो गया टोटल। यानी कि टोटल पार्ट का 1/10 बाहर, 9/10 अंदर। 1/10 पार्ट बाहर, 9/10 पार्ट अंदर। अगर रेशियो में लेगा तो 10 लेंगे, अगर अलग अलग बोलेगा तो 1 पार्ट बाहर, 9 पार्ट अंदर, टोटल हो गया 10। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, पानी से भरी हुई कांच की बोतल जमने पर टूटने की संभावना रहती है, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने के कारण इसका आयतन वॉल्यूम यानी कि बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कांच को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। भीषण ठंडे में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? ये जो पानी का पाइप है वो जमेगा जैसे इसके अंदर पानी, तो पाइप को फाड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी सेम कंसेप्ट है। अगला देखिएगा, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह बर्फ़ बन जाती है, जबकि निचली सतह की पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। यही कारण है कि ग्लेशियर में निचले सतह पर जलीय जीव जीवित रहते हैं। इसको समझिएगा। ये मान लीजिए ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर ऊपर का पोर्शन जो है पानी का वो बर्फ़ बन जाता है अधिक ठंड के कारण, क्योंकि ये वातावरण है, वातावरण के कांटेक्ट में ऊपर का ही पोर्शन आता है। ये पूरा पहले पानी था, तो ऊपर वाला पोर्शन को ये क्या कर दिया? बर्फ़ बना दिया, ठीक है। अब बर्फ़ बना दिया, लेकिन बर्फ़ क्या करता है? वो एक इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर यानी कि वो ऊष्मारोधी का काम करता है। अब जैसे ही वो क्या करेगा, बाहर का जो ठंड है उसको अंदर नहीं आने देगा। यानी कि बाहर ठंड ज़्यादा है, अंदर ठंड कम है। यानी कि अगर मान लीजिए बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ठंड ज़्यादा है, तो ये बर्फ़ जो है उस ठंड को अंदर नहीं आने देगा, तो अंदर जो है वो पानी ही रहता है। यानी कि ऊपर बर्फ़ जमा रहता है, नीचे में पानी रहता है। इसी पानी में जलीय जीव जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मछली वगैरह, जल में जो मछली, इसलिए देखिएगा साइबेरिया वगैरह में मछली अगर उन लोगों को फिशिंग करना होता है, पहले ऊपर का बर्फ़ को तोड़ता है तो पानी दिखने लगता है, फिर पानी से यहाँ से मछली निकालता है। या किसी को देखिएगा बर्फ़ तोड़ के अंदर ड्राइव करता है और दूसरे पोर्शन से बाहर निकल जाता है। ये भी गेम बहुत चलता है वहाँ पे। तो ये वही रीज़न है जो मैंने आपको बताया। आगे समझिएगा, ठंड के प्रदेश में जो घर बना होता है वो इग्लू, बर्फ़ का ही घर बनाता है। जैसे आप बोलिएगा कि ठंड के प्रदेश में बर्फ़ का घर बना रहा है तो बेवकूफ़ है, हम लोग को और ठंडा लगेगा। नहीं, गलत बात है। अगर मान लीजिए कि वो बर्फ़ का घर बना दिया, मान लीजिए ये पूरा बर्फ़ का घर है, तो यहाँ पर कोई पर्सन है, बाहर ठंड अगर ज़्यादा होगी, अंदर में आपको ठंड कम लगेगी, क्योंकि ये जो बर्फ़ है वो बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकता है। वो एक
बर्फ़ जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, इसीलिए बर्फ़ ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ का घर बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू, इग्लू बोलते हैं। ठीक है। शीतकाल में, ठंडा के मौसम में क्या होगा देखिएगा, हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ठीक है। क्यों होता है ठंडा के मौसम में? क्योंकि देखिए मान लीजिए चापाकल है, अब ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, तो बाहर में क्या है, ठंड ज़्यादा है और अंदर में क्या है, अंदर में पानी है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है, विशिष्ट ऊष्मा वो ज़्यादा होती है, इसलिए पानी ना तो जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा, और ज़मीन इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, चारों ओर से घेरा हुआ है। जब चापाकल इसका पानी निकालेगा तो बाहर का जो ठंडा वातावरण है वो अंदर नहीं जा पाता है, इसीलिए पानी क्या होता है, गर्म निकलता है। पानी हमको बाहर की अपेक्षा गर्म लगता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान बाहर से अधिक होता है। और ग्रीष्मकाल में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी को जस्ट उल्टा होगा, बाहर गर्मी होगा, ये गर्मी अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो पानी हम लोग ठंडा लगता है। भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, इसलिए हम हैंडपंप का पानी ठंडा होता है। आप समझिएगा हम लोग को ठंडा क्यों लगता है, गर्मी क्यों लगता है, ये समझिएगा। मान लीजिए कि मानव है, कोई इंसान है, ठीक है, इंसान, बाहर में क्या है, टेम्परेचर, ठंडा के मौसम में टेम्परेचर कम है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, एक बात बोल रहा है, ठीक है। अब बाहर में टेम्परेचर कम है, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या होगा, तापमान जो है, हमें हीट जो है हमेशा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से कम में जाता है, यानी कि हमारे शरीर से हीट जो है वो बाहर निकलने लगेगा। जैसे हीट हमारे शरीर से बाहर निकलेगा हम लोग को ठंडा का एहसास होगा। हम लोग पढ़े हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यही बताता है टेम्परेचर, यानी कि हम लोग को ठंड का एहसास होता है। तो ये ठंड के मौसम में ठंड क्यों लगता है, क्योंकि हमारे शरीर से हीट बाहर निकल जाता है। वहीं गर्मी के मौसम में क्या होगा, गर्मी के मौसम में देखिए, मान लीजिए हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और बाहर है तापमान आपका 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर जाएगा हमारे शरीर में, इसलिए हम लोग को गर्मी का एहसास होता है, इसलिए हम लोग को गर्मी का एहसास, क्योंकि हमारे शरीर में हीट घुसने लगता है। ये कंसेप्ट है, इसको समझिएगा, आगे समझते हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी कभी कभी पूछ देता है कि जो फ्लेम हम लोग देखते हैं, ब्लू फ्लेम, आपका येलो फ्लेम, ब्लैक फ्लेम, यहाँ देखिए सबसे अंदर में आपका है ब्लैक फ्लेम, अंदर में, और यहाँ पर देखिएगा तापमान कम होता है। इसको अगर आप उंगली से छू दीजिएगा ना तो ये पूरा बंद हो जाएगा, यही मेन है, स्रोत है। तो सबसे डार्क जोन इसको बोलते हैं ब्लैक, और सबसे इनर पार्ट होता है और सबसे लीस्ट, सबसे कम गर्म होता है। ब्लैक कलर इज़ ड्यू टू अनबर्नट वैक्स वेफर्स, जो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जले हुए नहीं होते हैं, उन वैक्स पार्टिकल्स की वजह से इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। सबसे इनर मोस्ट जोन है ये काला वाला, और इसका तापमान सबसे कम होता है। बीच में जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक येलो जोन दिख रहा है, येलो जोन, ये येलो जोन क्या होता है, मिडिल पार्ट बोलते हैं इसको, ल्यूमिनस जोन भी इसको बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन या येलो जोन, मिडिल पार्ट, ये मीडियम हॉट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं, मीडियम मॉडरेटली हॉट। इनकम्प्लीट कंबशन होता है यहाँ पर, वायु का मतलब इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, याद रखिएगा, ये जो मिडिल पार्ट में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, यानी कि ब्लू जोन, या इसी को हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं या आउटर पार्ट बोलते हैं। सबसे बाहर वाला पोर्शन में ब्लू कलर देखिएगा जब आप गैस वाला जो देखते हैं, गैस वेल्डिंग जो करता है वहाँ ब्लू लाइट निकलता है, गलती से भी हाथ मत दीजिएगा, हाथ गला देगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसी का होता है, हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पर ब्लू कलर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीट कंबशन होता है मटेरियल का, और जहाँ पर भी कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ पर CO2 निकलेगा। तो इन चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ये पोर्शन छोटा सा पोर्शन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग फंस जाते हैं। आगे बात करते हैं। एक कैलोरी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। समझिएगा, पानी का अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। एक CHU क्या हुआ, CHU का फुल फॉर्म हुआ सेंटीग्रेड हीट यूनिट। एक CHU का वैल्यू होता है 453.6 कैलोरी, 453.6 कैलोरी। समझिएगा, 1 पाउंड वाटर, यहाँ पर पानी का वेट किस में ले रहे हैं, पाउंड में। 1 पाउंड वाटर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो हीट हम लोग को लगेगा वो होगा 1 CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, क्योंकि हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं 1 पाउंड वाटर का। उसके बाद एक BTU क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे कलर भी कर देते हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। आप देखिएगा BTU क्या होगा कि 1 पाउंड वाटर, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए थे CHU के लिए, लेकिन BTU के लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब बताए थे 1 डिग्री सेल्सियस जो है कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। हीट में हम आपको बताए थे, और र्यूमर में 0.8 होता है, केल्विन में ये 1 केल्विन ही होता है, रेशियो हम आपको बता चुके हैं। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, 1.8 के बराबर होता है, तो 453.6 को
453.6 को 1.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 252 कैलोरी, यानी कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है वो 252 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और एक थर्म क्या होता है, एक थर्म जो होता है वो होता है 10⁵ BTU। ठीक है, अब एक एनर्जी का देखिए, हीट जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जी का और भी यूनिट होता है अर्ग। अर्ग जो यूनिट है वो है आपका CGS सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है अर्ग। और बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी एक जूल 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी एनर्जी का या हीट का यूनिट नहीं, एनर्जी का यूनिट बोलिए। और एनर्जी जो है वो कभी भी हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ऊष्मा का संचरण। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, देखिए समझिए। यदि दो पदार्थों या निकायों के बीच तापमान का अंतर हो तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र करता है, इसी को बोलते हैं ऊष्मा का संचरण या हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का 4 तरीका है। ठीक है, इस चारों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कंडक्शन यानी कि चालन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, रेडिएशन यानी कि विकिरण, और एडवेक्शन यानी कि क्षैतिज संवहन। ठीक है, अब समझिएगा इस चारों में अंतर क्या है, इस चारों में क्या अंतर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अंतर आदमी लोग को समझना ज़रूरी होता है। जैसे देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसमें अंतर समझते हैं। एक तो हम आपको बता दें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, इस तीनों में आपको मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम। ठीक है, माध्यम यानी कि पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, जहाँ पर कण होंगे, कण। लेकिन रेडिएशन जो है ये इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से अपना संचरण करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में अपना हीट को है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। जैसे सन से जो एनर्जी हम लोग को मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है, वहाँ पर किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन ये वैक्यूम में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम लोग समझते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को पहले समझते हैं। इस दोनों के लिए मीडियम की आवश्यकता है, रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दो आसपास के कणों के बीच हीट ट्रांसफ़र होता है, परंतु कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। जैसे सॉलिड का बात करते हैं, सॉलिड मान लीजिए सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है। ठीक है, इस दोनों सॉलिड को सटा दिए, एक गर्म है और एक ठंडा है। क्या होगा, गर्म से ठंडा की तरफ हीट जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स नहीं मूव करेगा, हीट मूव करेगा। तो दो आसपास के कणों के बीच हीट ट्रांसफ़र तो होता है, परंतु कण जो है अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। कण जो है, मान ली एक कण दूसरे कण को हीट दे देता है, वापस अपने स्थान पर आ जाता है। दूसरा कण तीसरे को हीट दे देगा, वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। कण मूव नहीं करेगा, कण पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस प्रकार के हीट ट्रांसफ़र में पदार्थ के कण स्वयं गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट लेकर जाते हैं। इसमें पार्टिकल्स मूव करके हीट को लेकर जाता है। ठीक है, इसमें भी मीडियम की आवश्यकता होती है, और इसमें देखिएगा इसमें भी आपको मीडियम की जो आवश्यकता होती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। हम बताए थे इसमें एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल वो दूसरे मॉलिक्यूल को हीट दे देगा। लेकिन इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल ही मूव करेगा। दोनों में यही अंतर, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन इसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वो हीट लेके जाएगा। आगे बात करते हैं अगला, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है। जैसे मेटेलिक सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर है, एक अच्छा कंडक्टर है जो बेहतरीन हीट का ट्रांसफ़र कर सकता है। बैड कंडक्टर क्या हुआ, जो हीट ट्रांसफ़र करता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, फाइबर, रबड़, ग्लास। छुइएगा तो हल्का सा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, आप पकिएगा नहीं। लेकिन मेटल छुइएगा, अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो आप पक जाइएगा। एस्बेस्टस, एबोनाइट और बेकलाइट ये इंसुलेटर है। बेकलाइट एक ऐसा इंसुलेटर है, मान लीजिए आपका किचन वेयर है, कढ़ाई चढ़ाया है, ठीक है, कढ़ाई चढ़ाया है, तो कढ़ाई का जो हैंडल होगा वो इसी का बना होगा, बेकलाइट का। क्योंकि कढ़ाई को जब आप गर्म कीजिएगा तो वो गर्म हो जाएगा और आपका हैंडल छुइएगा तो पक जाइएगा, इसीलिए उस हैंडल के ऊपर बेकलाइट लगा दिया जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच है, स्विच का जो बोर्ड होता है वहाँ पर भी बैकलाइट का यूज़ किया जाता है। ये सब है कंसेप्ट। तो गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर आप लोग समझ गए। जो हीट को अच्छा कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो गया, जो हीट को कंडक्ट तो करेगा लेकिन वेरी लो, बहुत कम मात्रा में करेगा, इंसुलेटर करेगा ही नहीं। ठीक है, और हम लोग बात करें
कन्वेक्शन का बात कर रहे थे। कन्वेक्शन देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या अंतर था बताते क्यों थे। एक पार्टिकल मूव नहीं करेगा और दूसरे को हीट दे देगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा, एक पार्टिकल ही मूव करके जाएगा पूरा और दूसरे मतलब हीट हर जगह फैलाते जाएगा। तो पार्टिकल्स का ही मूव, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए यहाँ पर हीट दिए यहाँ पर आप, तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो गर्म होगा और गर्म होकर पार्टिकल हल्का होता है तो वो ऊपर चला जाएगा, गर्म होगा हल्का। तो ऊपर में जो ठंडा वाला एयर है वो क्या होगा, नीचे आएगा, फिर यह वहाँ यहाँ गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है ऐसे, और पानी जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है, क्या अंतरिक्ष में भोजन पकाना या पानी उबालना पॉसिबल है? तो नहीं। अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है, यानी कि वेट होगा ही नहीं। जी का वैल्यू 0 मतलब वेट 0 यानी कि पानी जो है वो हल्की या भारी आप कह ही नहीं सकते हैं। पानी गर्म होती थी तो ऊपर जाती थी, हल्की होती थी ऊपर जाती थी, लेकिन यहाँ पर हल्का और भारी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप अंतरिक्ष में पानी उबालिएगा तो उबलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जी है ही नहीं। ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। और समझिएगा, तो हाँ, अंतरिक्ष में पानी गर्म होगा कैसे, रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन क्यों, क्योंकि रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, उच्च ताप वाली वस्तुएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा का प्रवाह करती है। जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप वाली वस्तु, ठीक है, उच्च ताप जिसका होगा वो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा हमेशा। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैक्यूम में भी, निर्वात में भी विकिरण प्रक्रिया द्वारा हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, विकिरण यानी कि रेडिएशन प्रक्रिया द्वारा। और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। इससे ज़्यादा फास्ट मोड हीट ट्रांसफ़र का कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो कंडक्शन या ना कन्वेक्शन। सबसे फास्ट मोड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि इसका स्पीड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य या तारा से आने वाली जो गर्मी है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। सूर्य से जो हम लोग को गर्मी लगता है वो रेडिएशन के द्वारा लगता है। चूल्हा या आग या भट्टी के अगर पास चले जाइएगा, आपको जो गर्मी का अनुभव होगा, जो आपको गर्म लगेगा, वो इसी रेडिएशन के द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। देखिए, विकिरण का एक कंसेप्ट है, अगर माध्यम परमिएबल है यानी कि पारदर्शी है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए एयर है, एयर का बात करते हैं, यहाँ पर रेडिएशन, यहाँ रेडिएशन से हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर में अंतर नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि ये परमिएबल माध्यम है। लेकिन अगर अपरमिएबल माध्यम है, मान लीजिए यहाँ पर लोहा है, लोहा से अगर रेडिएशन गया तो लोहा का टेम्परेचर बढ़ाते हुए जाएगा, वो रुकेगा, कहीं किसी से भी गुजरेगा। देखिए, इसके मूवमेंट के लिए माध्यम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। रेडिएशन किसी भी माध्यम में जा सकता है, निर्वात में भी जा सकता है, लेकिन अगर ये माध्यम से गुजरा, उस माध्यम में चेंज कर देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। अगर ये अपरमिएबल यानी कि अपारदर्शी माध्यम से गुजरा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हुए निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करते हुए निकलेगा। अब देखिए, एक यहाँ समझिएगा, एकमात्र ऐसा लिक्विड है जो कंडक्शन को फॉलो करता है। जैसे हम लोग कंडक्शन में पढ़े थे कि कंडक्शन जनरली ये सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन लिक्विड फ्लूइड में होता है। फ्लूइड यानी कि गैस में भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है, लेकिन ये कंडक्शन जो है एकमात्र लिक्विड में होता है। उस लिक्विड का नाम है मरकरी, याद रखिएगा। मरकरी एकमात्र ऐसा लिक्विड है जिसमें कंडक्शन होता है, चालन को शो करता है। माइक्रोवेव ओवन का बात करें, हाँ, माइक्रोवेव ओवन और कन्वेक्शन में क्या अंतर है। ये कन्वेक्शन का जो देखिए हीट ट्रांसफ़र है वो देखिएगा, गर्म हवा ऊपर गई और ठंडी हवा नीचे आई, यानी कि ऊपर नीचे, वर्टिकल। यानी कि कन्वेक्शन संवहन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो वर्टिकल होता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो केवल एक डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे। इसमें क्या होता था, ऊपर और नीचे दोनों होता था। गर्म हवा ऊपर जाती थी, ठंडी हवा नीचे आती थी, लेकिन इसमें क्या है, केवल ऊपर से नीचे होगा। और ये जो एडवेक्शन है, देखिए एक और है एडवेक्शन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है। कन्वेक्शन में क्या था, ऊपर नीचे, जबकि माइक्रोवेव में क्या था, माइक्रोवेव में था नीचे से ऊपर, सिर्फ ऊपर से नीचे। अब देखिए, एक और हम लोग समझते हैं, ये पहले समझते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम लोग गैस में पानी गर्म कर रहे हैं, तो गैस से जो ये केतली गर्म होगी, सॉलिड जो गर्म होगी, ठीक है। स्टील की बर्तन का गर्म होना क्यों होता है, कंडक्शन, चालन के द्वारा होगा। स्टील के बर्तन में कण जो है वो मूव नहीं करते हैं, कण अपने जगह पर ही रहते हैं, दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो स्टील की बर्तन को मूव करना वो हो जाएगा
कंडक्शन। याद रखिएगा किनारे पर ये क्या लगा हुआ है, बैकलाइट, बैकलाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसको हीट नहीं होने देता, इंसुलेटर है। आप समझिएगा इसमें जो पानी रखा हो, पानी, इसके अंदर जो पानी गर्म हो रहा है, पानी का गर्म होना कन्वेक्शन संवहन कहलाएगा, क्योंकि वो फ्लूइड है, लिक्विड है। क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, समझ गए। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, आपको क्यों गर्मी लग रही है भाई? आपको गर्मी लग रही है रेडिएशन के द्वारा। बाहर खड़े व्यक्ति को जो गर्मी लगती है वो रेडिएशन विकिरण के द्वारा गर्मी लगती है, क्योंकि रेडिएशन के लिए कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। आप उसको माध्यम बने, आप उसके मीडियम बने, रास्ते में आए। हम बताए थे कोई भी अगर रास्ते में आएगा अपरिमेबल, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। आप वहाँ पर सामने में खड़े हुए, रेडिएशन आपको लगा, आपके शरीर का तापमान बढ़ा दिया, इसलिए आपको गर्मी लगा। यही कंसेप्ट था, इसको समझ लिया आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एडवेक्शन का बात करते हैं। एडवेक्शन क्या होता है? अभी तक हम लोग समझ गए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब एडवेक्शन समझते हैं। एडवेक्शन यानी कि क्षैतिज संवहन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज संवहन। ये होता क्या है? इसमें भी हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स कणों के माध्यम से होता है। इसमें भी मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भी फ्लूइड में होता है। लेकिन अंतर क्या है? इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है। देखिएगा जमीन के पैरेलल जो हवा चलती है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी के पैरेलल जो हवा चलेगी वो एडवेक्शन कहलाती है। अब देखिए समझिएगा, जैसे एक आप लोग पढ़े होंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। समझिएगा रात के समय में क्या होता है, ज़मीन जो है वो गर्म होता है और समुद्र जो है वो ठंडा होता है। यानी कि ज़मीन का तापमान कम होता है और इसका तापमान ज़्यादा होता है। हीट का जो फ्लो है, देखिए हीट का जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होगा, ठीक है, हीट का फ्लो। लेकिन हवा का फ्लो लैंड से सी की तरफ, उल्टा, लैंड से सी की तरफ। तो क्योंकि जिधर हीट जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा जाएगी, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। यानी कि रात के समय में हवा जो है वो ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, और सी ब्रिज क्या होती है? दिन के समय ज़मीन ज़्यादा गर्म होगा और सी जो है ठंडा होगा। तो दिन के समय जो है हवा जो है वो समुद्र से लैंड की तरफ आएगी, और दिन के समय हमारा ज़मीन जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अब बात करें हीरा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर देखिए हम लोग पढ़े थे हीरा और ग्रेफाइट जो दोनों कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एलोट्रोप है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और हीरा जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का। एक ऊष्मा का गुड कंडक्टर है, एक हीट का गुड कंडक्टर है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं माइका, अभ्रक। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन में वगैरह में, छोटे चीज़ में, जहाँ आपको करंट लगने से बचाना हो, जहाँ आपको लगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करना चाहिए लेकिन हीट को फ्लो करना चाहिए, वहाँ पर आप माइका को लगा दीजिएगा। जैसे ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ऊष्मा का संचरण तो करे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका आयरन और ये आपका नीचे वाला सतह है, बीच में घुसा देता है अभ्रक को। देखिएगा एकदम चमकता हुआ है, जब आयरन खोलिएगा तो चमकता हुआ वो बीच में दिखेगा, पतला सा पत्ती, वो होता है माइका या अभ्रक। ये क्या करता है, जब आप यहाँ पे लाइन दीजिएगा तो ये जो अंदर वाला मेटल प्लेट है इसको गर्म कर देगा। बाहर वाला जो मेटल प्लेट है ये अभ्रक के द्वारा गर्म होगा, अभ्रक के थ्रू गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसको गर्म कर रहा है अंदर वाला पोर्शन को, तो ये पोर्शन तो आपका गर्म हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी, करंट भी लगेगा ना। तो अंदर का अभ्रक जो है बाहर में अगर आप टच कीजिएगा तो करंट लगने से बचाएगा। क्यों करंट लगने से बचाएगा? क्योंकि बीच में अभ्रक लगा हुआ, अभ्रक आपको करंट लगने से बचाता है। गर्म तो होगा लेकिन आघात नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में आपका करंट को रोकने वाला अभ्रक है। हीट नहीं रोकेगा लेकिन करंट को रोक देगा। यही कंसेप्ट है अभ्रक का, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे एस्किमो जनजाति जो होती है वो साइबेरिया के ठंडे प्रदेश में बर्फ़ की बनी एक घेरे में रहते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। इग्लू हम बताए थे बर्फ़ का घर में क्यों रहता है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। तो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा रखता है, तो अंदर जो हम लोग को थोड़ा सा हल्का अपेक्षाकृत ठंडा कम लगता है। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, परंतु चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्यों? क्योंकि धातु का प्याला में अगर आप चाय पीजिएगा मेटल प्लेट में तो आपको गर्म ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, वहाँ पे हीट का कंडक्शन होता है। जबकि चीनी मिट्टी का प्याला का अगर बात करें वो एक इंसुलेटर का काम करता है या बैड कंडक्टर का काम करता है, तो वो आपको गर्म नहीं लगने देगा, आपको गर्म हाथ पकने से बचा लेगा। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। क्यों? इसको देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, यहाँ आपका बादल। तो बादल जो है वो ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए पृथ्वी से कोई हीट जा रहा है तो बादल से टकरा कर वापस आ जाएगा। बादल जो है रिफ्लेक्ट करता है इस हीट को, रिफ्लेक्ट करता है।
तो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की ओर वापस लौट आती है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। पृथ्वी गर्म बनी रहती है। अब देखिए, हम लोग का मान लीजिए, मानव का बात करते हैं, हम लोग को ठंडा क्यों लगता है? टेम्परेचर जब ठंड के मौसम में बाहर टेम्परेचर कम होता है, अंदर टेम्परेचर हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है। क्यों? 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस। तो हीट क्या होगा? हीट हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र होता है। हमारे शरीर ज़्यादा है और बाहर का कम है, तो बाहर से कम की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट हमारे शरीर से निकलने लगती है, जिससे हमें ठंड लगने लगती है। तो हमें ठंड क्यों लगती है, उसका ये कंसेप्ट है। सर्दियों में गर्म या ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग ऊनी कपड़ा पहन लिए तो हमारे शरीर से हीट को बाहर नहीं निकलने देगा और ट्रैप कर लेगा। हीट को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगला समझिएगा, सर्दियों में एक मोटा ऊनी कपड़ा पहनने के बजाय 2 पतले कपड़े पहनने से सर्दी कम लगती है। क्यों? देखिएगा, मान लीजिए हम लोग, ये हमारा शरीर है, इसके ऊपर 2 कपड़ा पहन लिए, तो कपड़ा के बीच में जो एयर है, कपड़ा के बीच में जो एयर है, ये एयर काम करती है इंसुलेटर का, उष्मा अवरोधक का। तो ट्रिपल लेयर हो गया। एक लेयर तो हो गया ये पहला कपड़ा, दूसरा कपड़ा और बीच में एयर, तो ट्रिपल लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया। कपड़ों के बीच की वायु कुचालक का काम करती है। कपड़ों के बीच में जो वायु ट्रैप हो जाता है ना, वो इंसुलेटर कुचालक का काम करती है। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। मिट्टी के बने घर सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का घर जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, बाहर का ठंडा को अंदर नहीं आने देता है, और गर्मी के मौसम में बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती है, इसलिए ठंड में वो गर्म होता है, गर्म में ठंडा होता है। हैंडपंप का पानी सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी होती है, बता चुके हैं। बर्फ़ की नदियाँ, हिमनद के ऊपर का पानी जम जाने पर भी बर्फ़ के नीचे का जलीय जीव जिंदा रहता है, बता चुके हैं। बर्फ़ के ऊपर का पानी जम जाता है, बर्फ़ इंसुलेटर का काम करता है, वो बाहर का ठंडा को अंदर नहीं आने देता है, अंदर जो है पानी रहता है, वहाँ पर जलीय जीव, मछली वगैरह जीवित रह सकते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अगला चीज़, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बारे में देखते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है? यह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी वेवलेंथ के, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जैसे काजल, ब्लैक बोर्ड, पिन हॉल बॉक्स, ये सभी प्रकार के जितने भी इस पे कोई भी वेवलेंथ का अगर विकिरण प्राप्त होगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब समझिएगा, ये सभी प्रकार के वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के रेडिएशन को उत्सर्जित भी कर लेगा। यानी कि जितने भी प्रकार का वेवलेंथ आएगा इस पर, वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है, बाहर निकाल भी सकता है, एमिट भी कर सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, काजल, जो हम लोग काजल लैंप आप लोग यूज़ किए होंगे। लैंप में जो आपका लग जाता है ना, वो काला कलर का दाग, वो भी आपको ब्लैक बॉडी का काम करेगा। वो हीट को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है और एमिट भी करता है। आइडियल ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? जितनी उत्सर्जन होगा उतना ही उसका अवशोषण होगा, यानी कि जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट वो एमिट करेगा, तो उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी बोलेंगे। यानी कि उनकी उत्सर्जन एवं अवशोषण क्षमताओं का अनुपात 1 होता है। उत्सर्जन पावर दोनों बराबर होगा तो उसका रेशियो 1 होगा। यही बोलता है ब्लैक बॉडी के बारे में। ठीक है, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये कौन सा थ्योरम बोलता था? स्टीफन थ्योरम बोलता था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो E इक्वल टू सिग्मा T⁴। E का वैल्यू क्या होता है? hc लेमडा इक्वल टू सिग्मा T⁴। इसी कंसेप्ट में पता चलता है कि लेमडा और T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी कंसेप्ट में पता चला था, और इसीलिए आपसे पूछा था कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसीलिए जिसका तारा जो है, तारा जिसका तापमान कम होगा वो वायलेट कलर का हो जाएगा, और जिसका जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो वायलेट कलर का होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो रेड कलर का होगा, क्योंकि टेम्परेचर वेवलेंथ के उल्टा होता है। अब देखिए, काली वस्तुएं क्या होती है? काली वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए सर्दियों में काले कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि काला कपड़ा जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपके शरीर को गर्म रखेगा। सफ़ेद कपड़े का बात करें तो ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं तथा अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। छाता का बात करें, अम्ब्रेला, छाता क्या करता है कि ऊपर देखिए, ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक होता है, ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऊपर से अगर कोई गर्मी आती है तो ऊपर वाला जो ये वाइट कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, और अंदर में ब्लैक है वो क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करेगा तो आपके मुंह पे पड़ेगा ना गर्मी, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं करे, वो एब्जॉर्ब कर ले। यही रीज़न है कि नीचे में ब्लैक ऊपर में वाइट, ये छाता का होना चाहिए।
अब मैक्स प्लैंक थ्योरम बता ही चुके हैं, E=hc/λ पहले बता चुके हैं। h का वैल्यू कितना होता है 6.623 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और डायमेंशन का बात करें तो ml/t-2। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है इसका, ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन यही होता है। ये हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुके हैं। रेट ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी ट्रांसमिटेड, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपको देखने का मन है तो देख लीजिएगा, ये हम लिख दिए हैं आपको, ठीक है। रेट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसमिटेड ये नहीं पूछता जनरली। किरचॉफ्स लॉ को देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ एग्जाम में पूछता है आपसे। ये क्या है, गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर्स, यानी कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, परावर्तक भी होते हैं, उत्सर्जक भी होते हैं। यानी कि ब्लैक और रफ, ये देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ में पूछा है, ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुड एब्जॉर्वर आर क्या ब्लैक या रफ़ जो है वो गुड एब्जॉर्वर होता है, उष्मा को एब्जॉर्व करता है। इसीलिए हम लोग को ब्लैक कपड़ा पहनने से मना किया जाता है और रफ़ कपड़ा पहनने से भी मना किया जाता है। आप कपड़ा जितना चिकना लीजिएगा, जितना स्मूथ लीजिएगा गर्मी के दिन में, वो आपके लिए उतना अच्छा है। वाइट, ब्राइट या स्मूथ कपड़ा वो आपको बैड एब्जॉर्वर है। एक अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया गया है, तो कौन ज़्यादा चमकेगा, समझ लीजिएगा। देखिए एक बॉल है ब्लैक है और एक बॉल है वाइट है। आपको लग रहा है बहुत लोग इसमें मार देंगे, और एक अंधेरा कमरा में ब्लैक रूम में रख दिया है, अंधेरा कमरा में रख दिया है, तो अब ब्लैक वाला दोनों गर्मी सेम है, दोनों में टेम्परेचर सेम है, दोनों को समान तापमान पर गर्म किया गया। अब क्या होगा, ब्लैक वाला जो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से ब्लैक वाला जो है वो ज़्यादा हीट इमिट करेगा। जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा इमिटर भी होता है। किरचॉफ्स लॉ के अनुसार जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा इमिटर भी होता है। तो ब्लैक वाला जो बॉल है वो हीट को ज़्यादा रिलीज करेगा, इसीलिए ब्लैक वाला वस्तु जल्दी चमकेगा। काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे कमरे में अधिक चमकेगी। उजला कमरा में वाइट वाला चमकेगा, ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन अंधेरा कमरा में ब्लैक वाला ज़्यादा चमकेगा, ये किरचॉफ्स लॉ बोलता है। और यहाँ पर 99% लोग गलती कर देंगे एग्जाम में। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली बर्तन किरचॉफ्स नियम के अनुसार बनते हैं, किरचॉफ्स के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे थर्मल का जो बाहरी सतह है और भीतरी सतह दोनों को चमकदार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जो वाइट है या ब्राइट है या स्मूथ है, चमकदार, वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। कोई बर्तन है, मान लीजिए कोई बर्तन है, अंदर भी चमक है और बाहर भी चमकदार है, यानी कि इसमें आप गर्म पानी करके रखें तो ये गर्म पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि हीट जो है वो अंदर में ही रह जाएगा, यानी कि पानी का जो अंदर गर्मी है वो अंदर में ही रह जाएगा और बाहर का गर्मी जो है वो अंदर नहीं जाएगा। बाहर का अगर ठंडापन है वो भी अंदर नहीं जाएगा। बाहर अगर टेम्परेचर कम है पानी से, बाहर का ठंडापन भी अंदर नहीं जाएगा, तो पानी अंदर गर्म का गर्म ही रहेगा। क्योंकि सफ़ेद और चमकदार सतह हीट की बुरी अवशोषक होती है, अतः बुरी उत्सर्जक भी होती है। कौन? किरचॉफ्स लॉ के अनुसार जो अवशोषक अच्छा है वो उत्सर्जक भी अच्छा होगा, फलस्वरूप हीट लॉस कम होता है। इसीलिए थर्मस के बाहर में और भीतर में दोनों जगह चमकदार बना दिया जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से हीट लॉस कम हो। चाय के प्याले की सतह भी चमकदार और सफ़ेद बनाई जाती है, क्योंकि चाय जो है वो हीट लॉस नहीं करना चाहिए। अगर उसको काला बना देंगे तो तुरंत वो ख़त्म हो जाएगा, तुरंत मतलब ये हो जाएगा, हीट लॉस करने लगेगा। इसी नियम के कारण रेगिस्तान दिन में जितनी तेज़ी से गर्म होता है, रात में उतनी ही तेज़ी से ठंडा होता है, क्योंकि बालू जो है रेगिस्तान में बालू होता है ना, बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है। अब देखिए एक और कंसेप्ट है, वो किरचॉफ्स लॉ ही बोलता है, ऑन हीटिंग रेड ग्लास फॉर ए लॉन्ग टाइम इट अपीयर्स ग्रीन, ऑन हीटिंग ग्रीन ग्लास फॉर ए लॉन्ग टाइम इट अपीयर्स रेड। अगर रेड ग्लास को ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, या और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वायलेट हो जाएगा, और ग्रीन ग्लास को या वायलेट ग्लास को गर्म करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ये भी किरचॉफ्स लॉ बोलता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब दोनों का कंसेप्ट एकदम उल्टा है, दोनों रेड जो है वो ग्रीन में और ग्रीन जो है वो रेड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी किरचॉफ्स लॉ से आता है। स्टीफन लॉ क्या बोलता है? देखिए स्टीफन लॉ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, T4 ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में देख लेते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? इसमें आप 4 गो लॉ पढ़ेंगे, एक जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। जीरो लॉ भी होता है थर्मोडाइनमिक्स में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या बोलता है? अगर ए का टेम्परेचर, कोई बॉडी ए का टेम्परेचर जो है वो बी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा, यही बोलता है जीरोथ लॉ। टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, बी इक्वल टू सी, तो टेम्परेचर ए का जो है वो सी के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय संतुलन, यानी कि दो बॉडीज का तापमान समान हो तो उन्हें
थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। किसी भी दो बॉडी का टेम्परेचर समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देखिए फर्स्ट लॉ में आ गए। ये बोलता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ये बोलता है हीट को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हीट को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि हीट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी में हम लोग हीट दिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसमें वो हीट दे दिए डेल्टा क्यू, हीट दिए, तो इस बॉडी का हीट दो जगह यूज होगा। एक तो हो सकता है ये बॉडी थोड़ा दूर में चला जाए, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि कुछ वर्क कर ले, ठीक है, कुछ वर्क कर ले, या ये अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दे, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दो ही तरीक़ा से यूज होता है। यानी कि कोई भी बॉडी में अगर हीट देंगे, हीट एब्जॉर्ब, तो वो क्या करेगा, या तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या तो कुछ वर्क करेगा। दोनों का सम जो है वो टोटल हीट के बराबर होगा, यानी कि कोई भी हीट वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र हो गया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और कुछ वर्क करने में। यही बोलता है पहला लॉ, यानी कि हीट कैन नेदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट का यूज हो जाएगा किसी न किसी रूप में। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, हीट का फ्लो जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। ठीक है, जनरली हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है, लेकिन लो से हाई क्या किया जा सकता है, हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो में जाएगा, लेकिन क्या लो से हाई जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर मशीन का यूज कर लिया जाए, मशीन का यूज, तो लो से हाई टेम्परेचर में भी चला जाएगा। लेकिन मशीन की सहायता से हीट ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर कराया जा सकता है। यही बोलता है सेकेंड लॉ। जैसे एसी में देखिएगा, कमरे से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये एसी में होता है, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फ्रिज में भी यही होता है। सर्दियों के मौसम में कपकपाने के कारण भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सर्दी के मौसम में जो हम लोग कपकपाते हैं, थरथराते हैं, शरीर हम लोग का कांपता है, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ही होता है। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा, एग्जाम में यही दोनों चीज़ पूछता है अगर सेकेंड लॉ से पूछा तो। एसी में क्या होता है, लो से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो मशीन के द्वारा कराया जाता है, होता नहीं है, नेचुरली नहीं होता है, मशीन के द्वारा कराया जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, यह नियम कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि परम शून्य ताप कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दो तीन चीज़ हम लोग पढ़े थे कि एक तो कोई भी वस्तु लाइट का स्पीड से ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती है, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड जो है किसी वस्तु का वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी का हो जाए तो हम लोग भविष्य देख सकते हैं। आइंस्टीन ने प्रूफ कर दिया था कि हम लोग टाइम में भी आगे जा सकते हैं, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो वो सब बाद का बात है, वो सब उतना नहीं पढ़ेंगे। तो यही चीज़ बोल सकता है कि लाइट का स्पीड से कोई ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, अगर चला गया तो हम लोग इस भविष्य देखने लगेंगे, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई फ्यूचर में नहीं जा सकता है। क्रिश मूवी वगैरह सब इसी में दिखाया है ना, क्रिश मूवी में भी भविष्य देखने लगता है। अब देखिए, एब्सोल्यूट जीरो भी आपका प्राप्त नहीं किया था, जीरो केल्विन क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है कि कोई भी वस्तु अगर एब्सोल्यूट जीरो प्राप्त कर लेगा तो उसका देखिए मॉलिक्यूलर वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, परमाणु के इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगा, है ना, इंट्रोपी खत्म हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, उसका सब चीज़ खत्म हो जाएगा ये एब्सोल्यूट जीरो पर। उसके अंदर की आणविक गति सबसे ज़्यादा यही पूछता है, आणविक गति, जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, आणविक गति वही रुक जाएगी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नर्न्स्ट हीट थ्योरम, नर्न्स्ट हीट थ्योरम ये भी बोला जाता है। आप समझिएगा, थर्ड लॉ इंट्रोपी के बारे में बताया, इंट्रोपी, तो आपसे पूछेगा इंट्रोपी के बारे में कौन सा लॉ बताता है, थर्ड लॉ। इंट्रोपी होता क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का बात करें, लिक्विड और गैस का बात करें, किसका इंट्रोपी ज़्यादा होगा, गैस का इंट्रोपी ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, सॉलिड का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड में रैंडमनेस है ही नहीं, पार्टिकल सब सटा हुआ, मूव ही नहीं करता है। गैस में क्या है, पार्टिकल सब मूव करता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो रैंडमनेस ज़्यादा है। रैंडम मतलब कि इधर उधर भटकना, आवारा की तरह, वो रैंडमनेस हो गया। एक क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी का इंट्रोपी जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है, या देखिए इंट्रोपी पॉजिटिव में जा रहा है। क्यों जा रहा है पॉजिटिव में, क्योंकि देखिएगा जैसे हम लोग कोई सामान को तोड़ते हैं, मतलब कोई भी सामान जो अभी बड़ा पत्थर है, आने वाले समय में बड़ा पत्थर छोटा छोटा पत्थर में टूट जाएगा, वो पत्थर मिट्टी बन जाएगा। यानी कि कोई भी पदार्थ है वो धीरे धीरे बिखर रहा है, समेट नहीं रहा है। यानी कि अगर कोई गैस है वो टूट रही है पदार्थ में, रैंडमनेस पृथ्वी में बढ़ रही है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो कण है, पार्टिकल्स है, वो बढ़ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं
थर्ड लॉ यही बोलता है कि इंट्रोपी जो है बढ़ रहा है, रैंडमनेस हमारे पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। तो अब इंट्रोपी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोपी जो है वो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। ठीक है, जब बर्फ़ बनती है, जब भी बर्फ़ बनेगी तो जल की इंट्रोपी घट जाती है। क्यों क्यों घट जाती है? क्योंकि जल जो है वो लिक्विड है और बर्फ़ जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा है, ठीक है, नहीं, बर्फ़ बन रही है ना, सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिड बनेगा तो उसका एंट्रोपी कम होगा, गैस का एंट्रोपी ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स मूव करता है, रैंडमनेस ज़्यादा होता है। जहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा होगा वहाँ एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि पृथ्वी जो है मोर रैंडमनेस की तरफ अग्रसर है, बढ़ता जा रहा है, रैंडमनेस पृथ्वी में बढ़ता जा रहा है, बता चुके हैं। अब ह्यूमिडिटी का बात करते हैं, आर्द्रता का बात करते हैं। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्पों की मात्रा ह्यूमिडिटी कहलाती है। समुद्र तल पर अगर जाएं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। वहीं अगर रेनी सीजन, बरसात के मौसम का बात करें तो वहाँ भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से हम लोग को गर्मी का भी एहसास होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा पानी पड़ा के छोड़ दे, मान लीजिए हल्का सा पानी पड़े और छोड़ दे, तो देखिएगा आपको गर्मी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता। ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वाटर वेपर इन द एयर टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ एट द सेम टेम्परेचर। देखिए, जब सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड वर्ड को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, इसमें चीनी डालें, चीनी डालें तो चीनी क्या होगा? पानी में मिल जाएगा। और चीनी डालें और मिल गया। चीनी डालते गए एक समय क्या होगा? पूरा चीनी मिल जाएगा। उसके बाद अब और चीनी डालिएगा तो वो नहीं मिलेगा। तो जिस समय चीनी जो है, इसमें चीनी का मैक्सिमम अमाउंट आप डाल दिए, जहाँ पर ये मिल गया, उसके बाद चीनी आपको बाहर आने लगा, अब वो चीनी इसमें नहीं मिल सकता है, तो वो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि वाटर जो है प्रेजेंट है एयर में, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक प्रेजेंट होगा। अगर वो लिमिट अमाउंट को क्रॉस कर देगा, बोल देंगे बहुत ज़्यादा वाटर हो गया एयर में, रिक्वायर्ड वाटर वेपर इन द एयर टू सैचुरेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हम लोग परसेंटेज में दिखाते हैं। यानी कि अगर हम लोग 80% बोले, समझ लीजिएगा 80% काम हो चुका है, 100% हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। 100% अगर हो गया तो उसको बोल देंगे सैचुरेटेड, यानी कि तृप्त हो गया। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो समझिए वाटर वेपर भर गया आकाश में। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या नापते थे बताइए? रिलेटिव डेंसिटी, वो अलग चीज़ है। हाइड्रोमीटर वो अलग चीज़ है, यह हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ता है। सामान्यतः इसको परसेंटेज में दिखाते हैं। जिस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 100% हो जाएगा, समझ लीजिए एयर जो है आपका सैचुरेटेड हो गया। अब समझिएगा हाइजीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन क्या होता है। अगर आप देखिएगा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो भी गर्मी लगेगा, लेकिन एक टेम्परेचर फिक्स किया गया है कि इतना टेम्परेचर अगर हो, इतना ह्यूमिडिटी हो, इतना वायु का स्पीड हो, तो हम लोग मानते हैं उसको आदर्श कंडीशन, परफेक्ट आइडियल सिचुएशन। ऐसा हो तो आदमी का ज़िंदगी आसानी से कटेगा, ना उसको गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा। एक परफेक्ट सिचुएशन है, ना एसी चलाने की ज़रूरत, ना पंखा चलाने की ज़रूरत, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो वो होता है टेम्परेचर अगर आपका 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हो तो ये एक कंफर्टेबल कंडीशन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपका 60 से 64% है तो ये एक कंफर्टेबल कंडीशन है। स्पीड ऑफ विंड का बात करें तो 0.0125 से 0.01417 मीटर पर सेकंड के बीच में हो तो इसको कंफर्टेबल कंडीशन बोलते हैं। और ये कंडीशन कौन सा रिपोर्ट में आया था, कमेंट करके बताइएगा। किस रिपोर्ट में आया था वो कमेंट करके बताइए। ऐसे रिपोर्ट पूछेगा भी नहीं आपका एग्जाम में। रेफ्रिजरेटर का बात करें, देखिए रेफ्रिजरेटर का बात करें तो ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि इसमें फ्रियोन और NH3 गैस भरा होता है। पहले तो फ्रियोन होता था, अब NH3 भी यूज हो रहा है। इस गैस का प्रयोग प्रशीतक यानी कि कूलिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है। इससे CFCS गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो ओजोन लेयर में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। ओजोन लेयर में छेद, यही जो रेफ्रिजरेटर से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, इसी गैस के कारण ओजोन लेयर में छेद होता है। अब इसका जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, न्यून ताप पर आ जाता है, तो ये बैक्टीरिया और फंगस इसमें इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग का खाना ख़राब नहीं होता है। इसीलिए इसका यूज फूड स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, बंद कमरे में अगर पंखा चलाकर छोड़ देंगे तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बंद कमरे में अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो इससे भी फ्रिज का तापमान बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब है आपका एयर कंडीशनर। ठीक है, AC जो घर में लगाते हैं, इसका क्षमता टन में नापते हैं। बोलते हैं ना एक टन का है या 1.5 टन का है, 2 टन का है, 2.5। मेरे पास तो 1.5 टन का AC है। तो AC जो है वो टन में नापा जाता है। टन है क्या? 1 टन को बोलते हैं 1600 वाट।
पावर दिखाता है, पावर। टन जो है वो पावर दर्शाता है। तो 1 टन जो है वो 1600 वाट को दर्शाता है। 1.5 टन कितना हो गया आपका? 2400 हो गया आपका, 2400 वाट। तो समझ सकते हैं ये ज़्यादा बिजली आपका खाएगा, जितना टन बढ़ाइएगा वो बिजली आपका ज़्यादा खाएगा। नोट, गैसों में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जानने के लिए आप लोग लॉज ऑफ गैसेज पढ़ लीजिएगा। तो वो केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ाई गई है अच्छे से। उसको अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक और था गै-ल्यूसेक्स लॉ। जितने भी तरह के लॉ हैं वो आपको वहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं। तो गैसों का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो जाके आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का क्लास इतना जो टॉपिक था मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ा दिया। जो बचा कुछ टॉपिक है, इससे अगला टॉपिक हम लोग हीट कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन, जो भी न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है वो अगले क्लास में देखेंगे। बहुत बढ़िया सेशन होगा अगला क्लास। आज के क्लास से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा मज़ा आएगा, याद रखिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।